भारत के भूगोल के परीक्षा ओरिएंटेड तथ्यों का ये वीडियो है। इसमें लगभग सारे तथ्य समाहित हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए तेजी से देख लेते हैं। भारत की बात करें तो विश्व में जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश हो गया है, पहले नंबर का देश हो गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है उसके आंकड़ों के अनुसार। और अगर क्षेत्रफल में देखें तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, फिर कनाडा है, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का स्थान है। कहीं पर चीन को चौथे स्थान पर रखते हैं, यूएसए को तीसरे स्थान पर रखते हैं। जब कोस्टल एरिया और जो विवादित एरिया है उसको हम कंसीडर करते हैं तो ये थोड़ा विवादित है चैप्टर कि चीन ज़्यादा क्षेत्रफल में है या यूएसए है। फिलहाल चीन तीसरे पे, यूएसए चौथे पे, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। कुल स्थल का अगर वैश्विक स्थल क्षेत्रफल का देखें तो 2.4% भारत का क्षेत्रफल होता है। वैश्विक जनसंख्या का 17.5% भारत में पाया जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गहिर माता या गौर माता जो गुजरात में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हाल ही में अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश के अनुसार देखें। और क्षेत्रफल भारत का लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आकृति भारत की चतुष्कोणीय है। यह पूर्वी गोलार्ध में, अगर देशांतर के अनुसार देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत की सीमा रेखा की बात करें तो स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर, वहीं समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस तरह से उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का 3,214 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गहरी माता और जो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, इसके बीच अगर टाइम लाइन देखें तो 2 घंटे का फर्क होता है देशांतर के अनुसार अगर देखें तो। कर्क रेखा जो एक महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे किससे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको मित्र पर गमछा झार इस कोड से भी याद रख सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच मध्य समय जो जीएमटी है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको आप उमछौआ से भी याद रख सकते हैं। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का फर्क है, वो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। जो भारत की यह मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है या इलाहाबाद के नैनी से होकर यह गुजरती है। नई स्थिति के अनुसार जो विभिन्न प्रदेश हैं भारत के या केंद्र शासित प्रदेश हैं किस देश से लगते हैं तो चीन से कुल 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब चीन से जम्मू कश्मीर आएगा तो आप नहीं लगाएंगे, लद्दाख हो गया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पहले 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगते थे पाकिस्तान से, अभी क्या है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 राज्य, कुल 5। और लगभग सीमा रेखाएं देखें तो चीन जो है 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। पाकिस्तान की सीमा रेखा भारत से कुल 3,323 किलोमीटर की है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा रेखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है, 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
म्यांमार के साथ भी कोई बदलाव नहीं है। 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान के साथ भी वही स्थिति है, कोई बदलाव नहीं है। 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य लगते हैं। अफगानिस्तान की सीमा रेखा सबसे छोटी है 106 किलोमीटर की, जो लद्दाख से लगती है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कुल 7 है, जिनको आपने देखा अभी। सीमा रेखाएं, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। इसी मैकमोहन रेखा को हाल ही में यूएसए की संसद ने अनुमति, इसको मान्यता दी है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका एवं मालदीव। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। भारत के भौतिक स्वरूप को देखें तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन कुल 6 भागों में कर सकते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व का पृथ्वी क्षेत्र, हिमालय और उससे लगे जो क्षेत्र हैं। दूसरा उत्तर का मैदान, गंगा यमुना आदि जो सहायक नदियां हैं उनकी। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का जो पठारी भाग है। भारतीय मरुस्थल जो है पश्चिम के, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन कुल 6 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत की बात करें तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, सुरक्षा कवच के रूप में, जो अंटार्कटिका से होती हुई ठंडी हवाओं को, आर्कटिक द्वीप से होती हुई जो ध्रुवीय हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनको रोकता है भारत में आने से। नवीन वलित पर्वत है, नया वलित पर्वत है ये। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तक है पूर्व से पश्चिम। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर हो जाती है, वहीं अरुणाचल में चौड़ाई घट जाती है, 150 किलोमीटर हो जाती है। तो चौड़ाई में और लंबाई में भी इसके डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, विषमता देखने को मिलती है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन जो है वो कुल 4 भागों में कर सकते हैं। ट्रांस हिमालय, जो हिमालय से पहले का हिमालय है, उसको भी हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, हालांकि वो हिमालय के पहले से ही उसका निर्माण हो चुका है। फिर 3 भाग जो हैं बचे हुए, ये हिमालय के पार्ट हैं। महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय, ठीक है, या मध्य हिमालय, और चौथा बाह्य या शिवालिक हिमालय। ट्रांस या तिब्बत हिमालय, जो हिमालय के पहले का हिमालय कहा जाता है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कह सकते हैं इसको। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पूछता भी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है, अर्थात कम चौड़ाई है इसकी। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये इसी में स्थित है। सिंध नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से, यह जो है ट्रांस के या तिब्बत हिमालय में ही ये स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, इसमें स्थित हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला यहीं पर पाई जाती है, अर्थात सबसे अधिक सतत मतलब सतत और असतत का अंतर समझिएगा। सतत मतलब एक जैसी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। असतत मतलब बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, कहीं चौड़ाई बहुत ज़्यादा, कहीं लंबाई बहुत ज़्यादा। तो सबसे अधिक सतत श्रृंखला इसी में पाई जाती है। प्रमुख चोटियाँ यहाँ की हैं, यहाँ पे सब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8848.86 मीटर, नेपाल में स्थित है। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा जो कि 8598 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ये भारत में स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर है। ये ग्रेनाइट से निर्मित है, इसका क्रोड जो है। इसका विस्तार अगर देखें तो लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर। फिर लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय, इसकी बात करें तो इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है। औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर तक है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो इसमें स्थित हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल जो कि सबसे लंबी श्रृंखला है इसकी। धौलाधर, महाभारत, ये अपने पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी जो हिमाचल में स्थित है, कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सभी आते हैं। वहीं बाह्य या शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसी में प्रसिद्ध दून स्थित हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी।
दून क्या होते हैं? लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबोत घाटियों को दून कहते हैं। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला यही है जो शिवालिक है। ये आपने हिमालय का लंबवत विभाजन देखा, उत्तर से दक्षिण विभाजन देखा। अब पूर्व से पश्चिम विभाजन देखेंगे, क्षैतिज विभाजन। तो इसका वर्गीकरण 4 भागों में करते हैं। पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है, पंजाब हिमालय 500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। फिर कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य मध्य स्थित है, 320 किलोमीटर। देखिए, आप पश्चिम से पूर्व आएंगे तो ये श्रेणी मिलेगी। सबसे पहले पंजाब हिमालय सबसे पश्चिम में, सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित है, 500 किलोमीटर की लंबाई। फिर कुमायूं हिमालय उसके पूर्व में, सतलज और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबाई इसकी। नेपाल हिमालय जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, ठीक है, कुमायूं हिमालय के पूर्व में। और सबसे पूर्व में है असम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, 720 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। भारत की प्रमुख घाटियां और उनकी अवस्थिति: नुब्रा घाटी, मरखा घाटी लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेलांग फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। यूथांग सिक्किम में है। नेवरा पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है। शांत घाटी ये केरल में है, शांत वैली। जुकू ये नागालैंड में है। चुम्बी सिक्किम में है। भारत, भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर यह स्थित है। बराक घाटी असम में है। अराकू वैली विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रमुख हिमनद: हिमाचल प्रदेश में जो हिमनद स्थित हैं, बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, सोनापानी। उत्तराखंड में जो हिमनद स्थित हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी। लद्दाख में सियाचिन स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। और सिक्किम में जेमू हिमनद स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे: काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला ये लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। शिवकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान, डेप्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में। बोमडीला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसांड अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा ये मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट में। और पाल घाट केरल में। फिर उत्तर का मैदान की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से इनका निर्माण होता है। सघन जनसंख्या का वास होता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि का विकास होता है जलोढ़ मिट्टियों के उपजाऊ होने के कारण। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर की होती है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है, अर्थात लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। उत्तर से दक्षिण विभाजन देखें तो सबसे ऊपर भाभर आता है, फिर तराई, फिर जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदानों के अंतर्गत जो नए जलोढ़ हैं उनको खादर कहते हैं, जो पुराने जलोढ़ हैं उनको बांगर कहते हैं। भाभर की बात करें तो कृषि योग्य नहीं होते हैं ये। शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर ये स्थित हैं। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होते हैं। ये नदियाँ जो विलुप्त होती हैं तराई क्षेत्रों में जाकर दलदली हो जाती हैं, अर्थात वहाँ पर उद्गम इनका हो जाता है। ये भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित हैं। तराई क्षेत्र जो हैं ये नम एवं दलदली क्षेत्र होते हैं। जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाभर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। जलोढ़ मैदान, इनको बांगर खादर 2 भागों में बांट सकते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित होते हैं। ये बाढ़ वाले मैदानों से दूर स्थित होते हैं। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग इसके अंतर्गत पाया जाता है। इनकी मृदा में चूनेदार निक्षेप, पूछता है किस किस मृदा में चूनेदार निक्षेप या कंकड़ पाए जाते हैं, तो बांगर में। खादर या नवीन जलोढ़ से निर्मित होते हैं। मुलायम मृदा होती है ये, बाढ़ वाले मैदान में स्थित होते हैं। इनका प्रतिवर्ष निर्माण और पुनर्निर्माण होता रहता है। अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ इनके स्थित हैं। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित हैं। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग इसके अंतर्गत आता है। गोंडवाना भूमि का ये भाग है। ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये पूछता भी है, इसका क्या है? ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका विभाजन मुख्यतः 3 भागों में कर सकते हैं। मध्य का उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में जो पाया जाता है, फिर दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, और उत्तर पूर्वी पठार।
प्रायद्वीपीय पठार दरअसल अनेक पठारों और पहाड़ियों से निर्मित है। तो ये पठारी एक प्रकार से क्षेत्र है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार इसमें पाया जाता है। इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय है। अगर मैप देखेंगे तो त्रिकोणीय आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। काली मालवा पठार की बात करें तो ये इसके पश्चिम में अरावली है, पूर्व में बुंदेलखंड है। लावा प्रवाह से इसका निर्माण हुआ है। इसका समग्र ढाल उत्तर की ओर स्थित है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मध्य उच्च भूभाग की बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये दक्कन पठार का उत्तरी सीमा इसके अंतर्गत आती है। अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलते हैं। अवशिष्ट पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ऊंचाई इसकी 700 से 1000 मीटर। ढाल पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में संकीर्ण है। अधिकांश विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड स्थित हैं। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर पठार तक स्थित है। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत, उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला तक। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। सघन अपर्दित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लहरदार क्षेत्र है, अर्थात कृषि योग्य भूमि नहीं है, उपजाऊ भूमि नहीं है। बघेलखंड पठार उत्तर में सोन नदी, मैकाल श्रेणी के उत्तर में यह स्थित है। बघेलखंड पठार, इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। उत्तर प्रदेश के झांसी और मध्य प्रदेश में इसका फैलाव है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो उत्तर पूर्व में इसके राजमहल पहाड़ियां हैं। उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। इसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। अन्य नाम भारत के रूर और पाटभूमि के रूप में इसको जानते हैं। खनिज समृद्ध क्षेत्र है। लोहा, कोयला आदि बहुतायत में पाए जाते हैं ये जो खनिज हैं। दामोदर स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयला या कोयल, दक्षिण कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र और उद्गम क्षेत्र यहीं पर स्थित है। दक्कन का पठार, इसके उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी इसी में स्थित है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये सतत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय वर्षा यहाँ होती है। अन्य नाम सह्याद्री के रूप में इसको जाना जाता है। दक्कन पठार के पश्चिम में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, अर्थात ये पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है जो पश्चिमी घाट है। दक्षिण में ये अधिक ऊंचा है, अर्थात दक्षिण में जो इसमें चोटियां पाई जाती हैं ज़्यादा ऊंची हैं। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, जो कि अनामलाई पहाड़ी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल यही पश्चिमी घाट है। प्रमुख जो दर्रे यहाँ पर हैं थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, और सबसे दक्षिण में पाल घाट जो कि केरल में है। पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जहाँ सतत है, वहीं पूर्वी घाट सतत नहीं है बल्कि नदियों द्वारा काटी गई है। ठीक है, खंडित है, सतत नहीं है। औसत ऊंचाई 600 मीटर अर्थात पश्चिमी घाट से कम है। दक्षिण पश्चिम में शिवराय एवं जावेड़ी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। इसका विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक पाया जाता है। सबसे ऊंचा जो शिखर है इसका महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब उत्तर पूर्व पठार जो मेघालय का पठार है इसके बारे में, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है मेघालय का पठार, या उत्तर पूर्व का पठार इसको कहते हैं। कोयला, लोहा, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का यह भंडार है। अन्य इसका जो नाम है कार्बी एंगलांग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के रूप में भी इसको जानते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप अर्थात राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच ये स्थित है। इसके कारण ये अलग हुआ, मालदा गैप के कारण ही ये अलग हो गया। किससे अलग हुआ? प्रायद्वीपीय पठार से। पहले प्रायद्वीपीय पठार का भाग था और किस कारण अलग हो गया? मालदा गैप के कारण, जो कि राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच स्थित है। अर्थात राजमहल पहाड़ियाँ जो पहाड़ी है वो पश्चिम की तरह रह गई, और जो मेघालय का पठार है वो पूर्व की तरफ रह गया और इनके बीच विभाजन हो गया। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। ये अत्यधिक अपर्दित क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ की नदियाँ कटान बहुत ज़्यादा करती हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है।
इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान में स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर में नर्मदा नदी, वहीं दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु इसको माना जाता है। सर्वोच्च चोटी इसकी डोडा बेट्टा है, तमिलनाडु में जो कि स्थित है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। भारतीय मरुस्थलों की बात करें तो मेसोजोइक युग में समुद्र का ये हिस्सा माने जाते हैं, समुद्र का हिस्सा थे। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। यहाँ रेतीले, टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। मिलीमीटर की बात हो रही है। शुष्क जलवायु क्षेत्र इसलिए यहाँ पर पाया जाता है। बहुत कम वनस्पति यहाँ देखी जाती जो होती है कटीली वनस्पति, जो रेगिस्तानी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, गर्मीकरण, नदियाँ अल्पकालिक तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी है, जो आधी खारी और आधी मीठी है। ढाल के आधार पर विभाजन यहाँ पर देखा जाता है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में सिंध की ओर ढाल है, दक्षिणी भाग में कच्छ के रन की ओर ढाल पाया जाता है। अब तटीय मैदानों की बात करें, सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान देख लेते हैं। ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, जो पूर्वी तटीय मैदान है। पत्तनों की संख्या यहाँ पर कम पाई जाती है, बंदरगाहों की संख्या कम है। इसका विभाजन उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट के रूप में होता है। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है, जो पूर्वी तटीय मैदान है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। वहीं तटीय मैदान की पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो संकीर्ण पट्टीय है, हालांकि मध्य में संकीर्ण है, उत्तर दक्षिण में चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका विस्तार गुजरात तट से केरल तट तक है। पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर बहुतायत में बंदरगाह और पत्तन पाए जाते हैं। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। इसका विभाजन कच्छ और काठियावाड़ तट, जो गुजरात में स्थित है, कोकर तट महाराष्ट्र, गोवा तट और मालाबार तट में करते हैं। भारतीय तट रेखा को पश्चिमी तट और पूर्वी तट में बांटते हैं। तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। वहीं मुख्य भूमि की तट रेखा, अर्थात अगर द्वीपों को छोड़ दें तो 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपीय तट रेखा 2094 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा गुजरात की है। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अर्थात अब ये एक ही हो गया है। दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तट रेखा पुडुचेरी की है। अगर राज्यों में देखें तो गोवा की है। तट से लगे राज्यों की संख्या कुल 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह की बात करें तो इसकी अवस्थिति केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इसका पूर्व नाम, पहले नाम लकाद्वीप, मिनिका या अमीनी द्वीप भी इसको कहते थे। इसका विभाजन अमीनी द्वीप जो सबसे उत्तर में है, फिर बीच में लकाद्वीप और सबसे नीचे अर्थात सबसे दक्षिण में मिनिकाय के रूप में होता है। वर्तमान में इसका नाम लक्षद्वीप है। 1973 से प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। पूछता है किससे निर्मित है? प्रवाल निक्षेप से। प्रवाल निक्षेप नहीं रहेगा तो ज्वालामुखी टॉल से। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या कुल 36 है। इसकी राजधानी कवा रहती है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉट या एंड्रॉथ है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के बीच स्थित है, मालदीव जो देश है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लकाद्वीप के मध्य स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो द्वीपों की संख्या यहाँ लगभग 550 है। 550 द्वीप इसमें स्थित हैं। अराकान योमा श्रृंखला का यह दक्षिणी विस्तार है। जो म्यांमार में अराकान योमा हिमालयी विस्तार है, उसी का यह दक्षिणी विस्तार है। अंडमान का विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में होता है। अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उत्तर अंडमान है, नीचे दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर में जो अंडमान है उसको उत्तर से दक्षिण क्रम में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में बांटते हैं। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन 2 भागों में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में करते हैं। अर्थात 10 डिग्री चैनल
ये अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। अगर और ज़्यादा क्लोजली पूछेगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं यहाँ जो पाए जाते हैं? बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप जो कि शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इनसे निर्मित है जो द्वीप है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर है जो जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पे स्थित है। सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है 732 मीटर जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अर्थात अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट थूलियर। पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक। अपवाह तंत्र देख लेते हैं। अपवाह की बात करें, ड्रेनेज, तो निश्चित वाहिकाओं, नदी नाले आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इसमें नदियां, उसकी सहायक नदियां और अन्य ड्रेनेज सिस्टम आते हैं। अपवाह तंत्र, वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत तीन मुख्य नदी तंत्र आते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है जो कि भारत में 1114 किलोमीटर ही इसकी लंबाई पाई जाती है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बान या शेरमुख है। दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं इससे मिलने वाली, गिलगिट, श्योक, काबुल। बाएं तट की सहायक नदियां जो पंचनद हैं, पंचनद के अंतर्गत सिंधु नहीं आती, ध्यान रखिएगा। पंचनद में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम आती हैं, ये बाएं तट से मिलती हैं। और जास्कर नदी, यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। झेलम नदी की बात करें तो उद्गम स्थल इसका पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है। इसके किनारे स्थित प्रमुख तटीय शहर श्रीनगर है। चीनाब नदी से इसका संगम होता है। सहायक नदी इसका किशनगंगा नदी है। चीनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। इसका अन्य नाम चंद्रा भागा है क्योंकि चंद्रा और भागा दो धाराएं मिलती हैं तब चेनाब बनती है। रावी नदी की बात करें तो इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है। चेनाब नदी से यह भी जाकर मिलती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यासकुंड से है। ये हरिके बैराज के पास सतलुज से मिलती है। कुल्लू घाटी से ये बहती है। तो आप देख रहे हैं चिनाब से मिलने वाली नदियां रावी और झेलम, ये दोनों चेनाब से मिलती हैं, अर्थात चेनाब की सहायक नदियां हो जाती हैं। और व्यास नदी ये हरिके के पास सतलुज से मिलती है, सतलुज की सहायक नदी के रूप में हो जाती है। सतलुज नदी, तिब्बत में इसका नाम लांग चेन खंबाब है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। शिवकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। गंगा नदी तंत्र पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं? जो पूर्ववर्ती नदियां मतलब पहले से ही जिनका अपवाह निश्चित है, जिस धारा में ये बहती हैं, जिस दिशा में बहती हैं, जिस अपवाह क्षेत्र में ये बहती हैं, पहले से ही बह रही हैं जब उच्चावचों का निर्माण नहीं हुआ था तब से। ठीक, तो पूर्ववर्ती अपवाह का यह उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसका उद्गम उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से है। प्रारंभ में ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलन के बाद ये गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है। कुल लंबाई 2525 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की सहायक नदियां जो मिलने वाली हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं तट की सहायक नदियां यमुना और सोन हैं। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अन्य नाम इसके पद्मा और मेघना है। जो पंचप्रयाग हैं उत्तराखंड में स्थित हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है। बंदरपुच्छ श्रेणी
उत्तराखंड में स्थित है ये। दाएं तट की सहायक नदियां इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं। बाएं तट की सहायक नदियां हिंडन, रिहंद या रिंद, सेंगर और वरुणा हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये संगम नामक स्थान पर मिलती है गंगा से। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र जानापाव पहाड़ी है विंध्य श्रेणी में। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। ये खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी, पूछता भी है। गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है। पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिलती है। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल माब चाचुंगो हिमनद है। बिहार के छपरा में गंगा से ये मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी और शारदा। कोसी नदी का उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से है। बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है। बिहार के भागलपुर में गंगा में मिलती है। ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। मार्ग बदलने के लिए ये प्रसिद्ध नहीं बल्कि कुख्यात है। रामगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियां हैं। कन्नौज के निकट गंगा में मिलन होता है इसका। उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद में मैदान में ये प्रवेश करती है। दामोदर नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, जैसे नर्मदा और ताप्ती है इसी तरह। हुगली में इसका मिलन होता है और हुगली नदी में इसका मिलन होता है और बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है नेपाल हिमालय से। इसका अन्य नाम काली या चाइक है। भारत नेपाल सीमा पर यह बहती है। पूछता है भारत नेपाल पर सीमा पर बहने वाली नदी शारदा या सरयू नदी। शारदा नदी इसको मुख्यतः बोलते हैं। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा पड़ जाता है। सोन नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक पठार से निकलती है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से इसका मिलन होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का यह निर्माण करती है, इसीलिए मनोरम दृश्य हो जाता है वहाँ पे। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है ये, दाहिने से मिलने वाली। महानंदा नदी की बात करें तो गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी है। पश्चिम बंगाल में गंगा से इसका मिलन होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम चेमा युंगडुंग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित है होता है। इसका उपवास क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम है। हालांकि मैक्सिमम ये चीन में बहती है। बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग या सिकांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी ये सब हैं। दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश ये सभी नदियां हैं। अन्य नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, गंगा से मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र से है। ये कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। ये पूर्ववर्ती नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली। ठीक, तो प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही आदि, ये ज्वारनद मुख का निर्माण, ऐश्वरी का निर्माण करती हैं। महानदी की बात करें तो सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल है। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं इसकी शिवनाथ, हसदेव, मंद, ईव। दाएं तट की सहायक नदियां हैं जोंक, ओंग, तेल। अपवास क्षेत्र जो इसका है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। लंबाई इसकी 851 किलोमीटर है लगभग। गोदावरी नदी की बात करें तो उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, नासिक से है, महाराष्ट्र। लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उपनाम दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। सदृश्य प्रपात की रचना ये करती है। दाएं तट की मुख्य सहायक नदियां प्रवरा, मूला, पेड्डवागु, मनेर है। वहीं बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती नदियां हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जो उद्गम स्थल है इसका पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। बाएं तट की सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, मुनेरू आदि।
अन्य प्रमुख नदी कावेरी नदी, लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोवाडू जिला, कर्नाटक। इसके जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं हेमवती, शिमशा, अर्कावती। दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती। इसी पर जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है, कावेरी नदी पर ही। अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है इसका। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पठार है। ये ज्वारनदमुख ऐश्वरी का निर्माण करती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। वहीं तापी या ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई पहाड़ी है। इसका अपवाद क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये भी ऐश्वरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहाव है, अरब सागर में गिरती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। गोदावरी के किनारे नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी। रामगंगा नदी के किनारे बरेली। राप्ती के नदी के किनारे गोरखपुर। सरयू के किनारे अयोध्या। गोमती के किनारे लखनऊ। सिंधु नदी के किनारे लेह। झेलम के किनारे श्रीनगर। सतलज के किनारे लुधियाना। साबरमती के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर। ताप्ती के किनारे सूरत, बैतूल। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। महानदी के किनारे कटक। चंबल नदी के किनारे कोटा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। भारत के प्रमुख जलप्रपात किस नदी में स्थित हैं और संबंधित राज्य? तो जलप्रपात शिव समुद्रम, ये जो कावेरी नदी तंत्र है उसके शरावती नदी पर ये बनाया गया है जलप्रपात, पे ये स्थित है। संबंधित राज्य कौन है? कर्नाटक। धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में स्थित है। दूध सागर मांडवी नदी में है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। कपिल धारा और दुग्धधारा नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। चूलिया चंबल पे है, राजस्थान में स्थित है। हुंडरू स्वर्ण रेखा में है, झारखंड में स्थित है, रांची में। चित्रकूट इंद्रावती पर है नदी पर, छत्तीसगढ़ में बस्तर में स्थित है, बस्तर जिले में। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। और कुंचिकल जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वराही नदी में स्थित है, कर्नाटक, शिमोगा जिला में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलें कहाँ स्थित हैं? वेम्बनाड अष्टमुडी झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, वूलर झील जो कि देखिए चिल्का झील भारत की सबसे तटीय झील है, सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। वूलर झील जम्मू कश्मीर, पुष्कर राजस्थान अजमेर में, सांभर राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, पेरियार केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, डिडवाना राजस्थान में। नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस नदी पर है, अवस्थिति कहाँ है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पे है, गुजरात में स्थित है। भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी, उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में, पेरियार नदी पे है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, तेलंगाना में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे, उत्तर प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल नदी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। भारत में विभिन्न प्रकार की वर्षा, मौसम संबंधी तथ्य। आम्र वर्षा आम पकने में सहायक होता है, इसीलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक और केरल में स्थानीय नाम है इसका। मानसून के पहले आने वाली वर्षा होती है ये। शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये वर्षा होती है। काल और जो उत्तर भारत में वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, मानसून कारण होती है। ठीक है।
दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा जिसको कहते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% इसी मानसूनी वर्षा से होती है। हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। 1 जून से केरल में ये वर्षा प्रारंभ होती है। सामान्यतः वर्षा जून से सितंबर तक चलती है। 2 शाखा में इसका विभाजन होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रायद्वीपीय पठार से टकरा करके। ठीक है, ये विभिन्न भागों में भारत में वर्षा करते हैं। वहीं उत्तर पूर्व मानसून वर्षा या जो लौटता हुआ मानसून है, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा कराता है। इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। शीतकालीन वर्षा भारत में देख ही लिया आपने। काल बैसाखी क्या है? तो बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवन है, इसको काल बैसाखी कहते हैं। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है। चाय और पटसन और चावल के लिए लाभदायक होता है। लू, ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन होता है। दिल्ली और पटना के बीच तीव्रता इसकी अधिक होती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली पवनों को ही लू कहते हैं। फूलों वाली बौछार, केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में ये बौछार होती है। कहवा के फूल खिलाने में ये सहायक होते हैं। काली मिट्टी, ये इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। इसका अन्य नाम रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहते हैं। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। लेटेराइट मृदा, इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से होता है। कम उर्वरता पाई जाती है क्योंकि निक्षालन के कारण जो पोषक पदार्थ हैं वो नीचे चले जाते हैं, छन जाते हैं। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और जैव पदार्थ की कमी होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में इसका विस्तार क्षेत्र है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसमें पोटाश की अधिकता होती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। इसका विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर है। इसका क्षेत्र उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी, इसका क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि ये मानी जाती है। जल योजित होने पर ये पीली हो जाती है। भारत की प्रमुख जनजातियां, उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया। बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, सहारिया, बैगा, बिरहोर। राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया, मंगानियर। उत्तराखंड में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में कोटा, इरूलर, पनियन, टोडा। उड़ीसा में बीरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया। कर्नाटक में कुरुबा, कोरागा, जेनु। गुजरात में सिद्दी, कोतवालिया, कोलघा। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा, बिरहोर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन, जारवा, सेंटनलीज, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? कृषि और पशुपालन जब साथ किया जाए तो मिश्रित कृषि कहलाती है। अंतर फसली खेती क्या है? एक ही भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना। एगमार्क क्या है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम झूम कहाँ कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। पामलू कहाँ कहते हैं? मणिपुर में। दीपा छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं। बेवर या दहिया ये मध्य प्रदेश में कहते हैं। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। पामाडाबी या कोमान या बरीगा उड़ीसा में कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान या राजस्थान में वालरे या वालतरे कहते हैं। हिमालयी क्षेत्र में खिल कहते हैं और झारखंड में कुरुआ कहते हैं। वहीं विश्व स्तर पर देखें तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राजील में रोका कहते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं और वियतनाम में रे कहते हैं। अब खनिज देख लेते हैं अंत में।
आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। धारवाड़ जो चट्टानें हैं। ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम अवसादी शैलों की चट्टानों में पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें जो होती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जर्मनी का जो रूर के नाम पे इसको रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर कोयला की बहुतायता है। प्रमुख खनिज संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है राजस्थान में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है राजस्थान में। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है बर्मा माइंस क्षेत्र में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान क्षेत्र धनबाद में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। लौह खनिज की बात करें तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का मुख्यतः होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण देखें तो उड़ीसा के मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र, क्योंझर जिले के किरुबरु, सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली कडांधा पहाड़ जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और दुर्ग। झारखंड में नोआमुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूमि जिला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुरनूल, कुडप्पा और नेल्लोर क्षेत्र। महाराष्ट्र में पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि। विभिन्न खनिज और प्राप्ति स्थल कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में? मैग्नीज क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी उड़ीसा के। महाराष्ट्र के भंडारा, नागपुर, डोंदवारी, टिरोडी में। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवास में। तांबा राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू जिला में। सिंघाना क्षेत्र, खोदरिबा, देलवारा, कोरोवली, दरीबा, आगुचा। झारखंड के सिंहभूम जिले में मोसाबानी, राखा, धोबानी, तुरमडीह। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट जिले में। कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र माना जाता है बॉक्साइट का। गुजरात के भावनगर, जूनागढ़, अमरेली में। झारखंड के लोहदरगा, नेतरहाट पठार में। क्रोमाइट उड़ीसा के सुकिंदा घाटी जो कि कटक जिले में स्थित है। नौसाही क्योंझर जिले में स्थित है। कर्नाटक के हासन में, मैसूर में, चित्रदुर्ग में, शिमोगा और चिकमंगलूर में क्रोमाइट पाया जाता है। सीसा की बात करें तो राजस्थान में अगर देखें तो उदयपुर जिले का जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा में। तारागढ़ पहाड़ी अजमेर में और जोधावास अलवर जिला में। जस्ता वही राजस्थान के जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला। देश का सबसे बड़ा जो कि जस्ता भंडार है। पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। सिक्किम का भोतंग क्षेत्र में भी जस्ता पाया जाता है। कर्नाटक सोना की बात करें तो स्वर्ण कर्नाटक के कोलार जिला, कोलार क्षेत्र। रायचूर जिला की छट्टी, तोपुलेद्दी व बोंडली खदानें। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है कर्नाटक से। चांदी राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की जस्ता खाने। कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खाने। झारखंड के सिंहभूमि, धनबाद और दुमका जिला। कोयला को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। सबसे ज़्यादा कार्बन है एंथ्रेसाइट में 90 से 93%। बिटुमिनस उसके बाद 55 से 80%। फिर तीसरे प्रकार का लिग्नाइट है 40 से 55%। और फिर सबसे कम जो सबसे खराब कोयला है पीट है, 40% से कम कार्बन पाया जाता है। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है, विशेषकर नेगवेली में। जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं देश में, छत्तीसगढ़ का सोनहट, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला। झारखंड का रानीगंज, झरिया, डाल्टेनगंज, देवघर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया। उड़ीसा का तलचर, ईब नदी। असम का मिक्र पहाड़ी, सिंगरी मारी। सिक्किम का रंगित घाटी। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, बारजोरा, बीरभूमि। मेघालय का खासी पहाड़ी, बापुंगा, माओलुंग, शिलिया, सिजू। तेलंगाना का गोदावरी घाटी, सिंगरेनी। प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र हैं भारत में, जगतिया एवं घोघा गुजरात में। मंग मडम, अवाड़ी, विरुगंबकम तमिलनाडु में। बरानुरा त्रिपुरा में। नहरकटिया, मोरान क्षेत्र असम में।
बाड़मेर चरसवाला राजस्थान में, नानचिक मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश, कृष्णा और गोदावरी बेसिन। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहीं पर डिगबोई है असम का। भारत की प्रमुख रिफाइनरी जो है डिगबोई, गुवाहाटी, नूनमती जिसको कहते नूनमती क्षेत्र इसमें स्थित है, बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, ये सभी असम में स्थित हैं। वहीं तमिलनाडु में देखें तो मनाली और नागपट्टिनम। महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई, ट्राम्बे और मुंबई का जो मुंबई हाई क्षेत्र है 1954, 1955। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तातीपाका। केरल में कोच्चि, ओडिशा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत, बिहार में बरौनी, कर्नाटक में मंगलोर और गुजरात में कोयली। प्रमुख इस्पात संयंत्र और उसकी स्थापना किसकी सहायता से? तो भिलाई भीरू से याद रखिएगा, रूस की सहायता से 1955 में। राउरकेला राज्य से याद रखिएगा, जर्मनी की सहायता से 1959 में। दुर्गापुर ब्रिटेन से, दुब्री से याद रखिएगा, ठीक है, तो ब्रिटेन की सहायता से 1959 में। बोकारो झारखंड में स्थित है, इसकी स्थापना रूस की सहायता से हुई थी, बोरू से याद रखिएगा 1964 में। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां: इंडाल्को कनाडा की सहायता से जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अल्वाय केरल में स्थित हैं। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल्को सोवियत संघ की सहायता से कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। माल्को इटली की सहायता से चेन्नई, मेट्टूर और सलेम तमिलनाडु में स्थित है। वेदांता जर्मनी में, झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा उड़ीसा में स्थित है। नालको फ्रांस की सहायता से दामनजोड़ी उड़ीसा